हर्षवर्धन ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला और जब उन्होंने कल ये कार्यभार संभाला तो उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, आइए उनको सुनते हैं। I feel deeply honored to have the trust and faith of all of you, India, and all my countrymen too feel privileged that this honor has been bestowed upon us. When India decides, it performs. We eradicated smallpox and polio in our country at a time when there was abject poverty. More recently, we faced the threat of COVID-19 in a proactive and preemptive way with unmatched scale and determination. My personal motto is to protect the health of those without wealth. That is also one of the core philosophies of WHO. Friends, today has been a great honor for me. With this personal honor, I also feel a deep sense of personal responsibility. भारत के स्वास्थ्य मंत्री अब चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड WHO के, तो उनको बधाई और शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, सबसे पहले जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर जो नई गाइडलाइन है वो क्या है, जरा विस्तार से हमें समझाइए। आप सभी को पता होगा कि शुरू में जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये एक ही दवा के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही थी जी, उस वक्त नेशनल टास्क फोर्स ने ये सोचा कि इसको उसी टाइम पे एक पब्लिकेशन आया जी, जिसमें ये पता चला कि ट्रीटमेंट के लिए छोटा सैंपल साइज था, कम लोगों के ऊपर ये काम किया गया था, उनको छोटे सैंपल साइज में उसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया। लेकिन क्लोरोक्वीन, ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये जो दवा है, ये दवा ये कोरोना के खिलाफ काम करती है। इसकी मालूमात थी लैब में अगर बाहर लेके करे तो जी। दूसरा उसमें ये पता था कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, यानी शरीर की प्रतिकार शक्ति के ऊपर भी कुछ ऐसे असर कर सकती है जिसके बारे में चर्चा हम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया कि हम इसको डॉक्टर्स और जो लैब कंफर्म केस के कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छा, उनको हम ये दवा देके ये एक्सपेरिमेंट कर पाए कि क्या उनमें बीमारी लगने का चांस कम होगा क्या। अब जब ऐसी किस्म का टाइम होता है जहां आउटब्रेक बहुत यानी तेज़ी से फैल रहा है और सब तरफ निराशा होती है जी, तो उसमें सबसे अच्छे ढंग से प्रूव करने का जो तरीका होता है, जिसको हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना उतना ही कठिन जाता है। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि ये रिसर्चेबल प्रोडक्ट करके ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को देख रहे हैं, तो लोग खुद ही लेना शुरू कर देते हैं और फिर आपको रैंडमाइज करना वो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग आपको बोले भी ना वो तो मार्केट में का प्रोडक्ट है, वो तो खाएंगे। तो आरसीटी करना इतना ही चैलेंजिंग था, उसका सैंपल साइज आने को टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, दो ढंग से ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ किए। एक एम्स में स्टडी हुई जिसके अंदर उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग एम्स में जो काम कर रहे थे, ज़्यादातर लोग वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले ही रहे थे। अब उनमें जब देखा गया तो उनमें ऐसे देखा कि इनमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट यानी अच्छे नंबर्स में, अच्छे मात्रा में जो लोग ले रहे थे उनको बीमारी लगने का चांस कम है, ऐसे दिख रहा है। हमने केस कंट्रोल स्टडी करके एक स्टडी की, उसमें हमको ये पता चला कि इसमें तो जो ले रहा है उसको बीमारी कम लग रही है, लेकिन उसका डोज इफेक्ट भी दिखा कि वो 3 हफ्ते के बाद में उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका मायना क्या हुआ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से कुछ फर्क पड़ता होगा। लेकिन हमको 2 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये दवा जो है इसको भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो साइड इफ़ेक्ट हार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान की मौत होने का भी डर हो सकता है जी। वो इंसान के देखने की जो क्षमता होती है वो रेटाइना से रहती है,
उसके ऊपर भी असर हो सकता है। जी। इसलिए ये दवा कोई भी इंसान अपने मन से कभी नहीं लेना है। तो लांसेट में यही कुछ बातें आई हैं क्या? नहीं, लैंसेट में जो ट्रायल अभी जो पब्लिश हुई वो ट्रीटमेंट के लिए थी। हम जो ट्रायल की बात कर रहे हैं वो फेल हो गई, ट्रीटमेंट की जो ट्रायल थी वो। अच्छा। लेकिन ये ट्रायल के अंदर जो हमको इसमें जो केस कंट्रोल स्टडी में दिखाई दिया जी। उसमें हमको प्रोटेक्शन दिख रहा है। लेकिन सबको एक उसको इंटरप्रेट करते वक्त ओवर इंटरप्रेट नहीं करना है, क्योंकि जो डॉक्टर्स या जो उसमें स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो जब आईसीयू में जाते हैं वो पीपीई पहन के भी होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के होते हैं। तो ये असर ज्यादातर उन्होंने जो बायोसेफ्टी रखी उसकी वजह से हुआ क्या, या इसकी ये वजह हम से? टीज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए प्रोस्पेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा, वो तो स्टडी चालू है। लेकिन हमको सबसे पहली बात समझना क्या पड़ेगा कि ये गाइडलाइन को हम बनाते वक्त हम या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रखे या निकाल दे, ये माइंडसेट में हम जा रहे थे। एक पता चला कि हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है कि इसका असर नहीं होता, तो जो पुराना है वो चालू रखिए, जो पुरानी गाइडलाइन थी उसको चालू रखिए। उसमें सिर्फ एक ही फर्क किया गया कि सिर्फ डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं जी। उनको छोड़ के भी जो अभी मीडिया में दिख रहा है कि पुलिस पर्सनल है, सीआईएसएफ के जवान हैं, उनको भी उतना ही एक्सपोजर हो रहा है ऐसे दिखता है, तो उनको भी वो ले सकते हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन। लेकिन ये जनरल गाइडेंस नहीं है, डॉक्टर ने दिए बगैर लेना नहीं है। ये गाइडेंस दिखा, इसका मायना ऐसे नहीं समझना है लोगों ने कि मैं क्लोरोक्विन, अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा लूं तो मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सेफ डिस्टेंस भूल जाऊं, मैं हाथ साफ धोना भूल जाऊं। अच्छा। ये इसका मतलब नहीं है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं आनी चाहिए। अच्छा। और आम आदमी ने लेने के लिए ये दवा नहीं है। जहां ज्यादा एक्सपोजर है उनके लिए ही हम रिकमेंडेशन नहीं बोल रहे हैं, ये फाइंडिंग है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसकी स्टडीज, उसके ऊपर अभ्यास अभी भी जारी है, उसको हम वापस नहीं ले सकते। जी, मैं डॉक्टर यति मेहता के पास भी आना चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात यहां और पूछता चलूं, क्योंकि आपने हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल, हमारे पुलिस का भी आपने जिक्र किया। इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे कई लोगों ने ये कहा कि आप ये भी जरूर चर्चा में शामिल करें कि मीडिया में जो लोग हैं जिनका एक्सपोजर है, जो कवरेज कर रहे हैं इस तरह की, जो बाहर निकल रहे हैं, इसके अलावा जैसे अब बहुत सी दुकानें खुल रही हैं तो वहाँ शोरूम्स हैं जहाँ बहुत फुटफॉल होगा, बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आएंगे। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए? अब मजाक तो कर रहा हूँ, वो इसका मतलब क्या है, मीडिया वाले लोग हम पे या इनके ऊपर शक कर रहे हैं कि हम वो ना सेफ डिस्टेंस रख रहे हैं ना कुछ नहीं। लेकिन ये ऐसे नहीं है, इतना रिस्क जितना हम परसीव करते हैं ना जी। डॉक्टर साहब तो आए हैं, वो तो साइकेट्री की बात करेंगे। जी जी। रिस्क परसेप्शन जो होता है ना, वो सही रिस्क जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा होता है ना। तो हम डर के मारे ना ऐसे सोचना शायद सही नहीं रहेगा। लेकिन इसका एक्सटेंशन वो जो आप बोल रहे हैं कि कोई स्टोर में उसको करना पड़ेगा क्या, ये करना मेरे हिसाब से बराबर नहीं रहेगा। ये इसलिए नहीं रहेगा कि उन्होंने सादी प्रिकॉशंस भी फॉलो करी, तो उनको दवा और उसके साइड इफेक्ट लेने का क्यों चांस लेना है। आप अगर वो 2 गज का फासला रखते हैं, वो अंदर आने वाले लोगों की संख्या कम करते हैं, अपने हाथ और मुंह ये उसको साफ सुथरा रखें जी। और सबसे बाद में मास्क पहन के रहे, आने वाला आदमी भी मास्क पहन रहा है, आपको इतना डर क्यों है? क्योंकि आप एक समझ लीजिए, ये बीमारी इतने आसानी से फैलती थी जी। तो आज तो पता चलता था कि सारे दिल्ली में बीमारी हो गई, क्योंकि वो ऐसे ऐसे हवा में से लगती है। ऐसे तो है नहीं, लेकिन हमको प्रिकॉशंस फॉलो करना है। आपकी बात से शायद कुछ लोगों को अगर ऐसा ये फीलिंग आए कि वो आप ये कह रहे हैं कि बाकी किसी को लेने की जरूरत नहीं, तो लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं ऐसे लोगों के, तो ये एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। तो किसी के मन में ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि शायद उनके लिए मना कर रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं
वो स्पष्ट बात समझने की है और वो सबके लिए गाइडलाइंस लागू होती हैं जो हम सब जानते हैं। फिलहाल त्रिपुरा से स्नेह एक दर्शक हैं, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछिए आप। आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध यह है कि जब भी प्रश्न करें अपने टीवी सेट से दूर हो जाएं और फिर फोन पर आप प्रश्न कर सकते हैं, वरना हमारी आवाज पहुंचने में वक्त लगता है और आपकी आवाज आने में वक्त लगता है। पूछना चाहते हैं जी। अभी तो जो दिखाई देता है कोरोना वायरस पॉजिटिव का कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसका जो फैमिली है ना जी, वो लोग तो पेशेंट का साथ रहता है ना, तो इसका कितना रिस्क है होना के लिए ये जी। किसी को शक है और अगर उसके परिवार के लोग उसके साथ हैं तो उनको कितना खतरा है? डॉक्टर गंगा खेड़कर। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूं, अभी तक जो भी नजर आ रहा है समझो मुझे अगर बीमारी हो गई और मेरे साथ जो भी कॉन्टैक्ट्स आए हैं उनको मैंने जांच लिया। जी। अगर जांच लिया तो मुझे क्या पता चलता है, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी की वजह से 1.5 या 2 आदमियों को बीमारी लग सकती है। इसका मायना वो क्या हो गया कि वो बहुत लोगों को बीमारी लगेगी ऐसे समझना शायद बराबर नहीं रहेगा, एक चीज। दूसरी बात, हम बार बार सबको क्या कह रहे हैं, हर इंसान ने ऐसे समझना है कि या तो मुझे बीमारी हुई है, मैंने दूसरे को नहीं देना है, सामने वाला जो इंसान है उसको भी शायद बीमारी लगी होगी, मैंने उसके बहुत नजदीक नहीं जाना है जी। ये। और जब हम जाते हैं तो मैंने मास्क पहना है क्या, 6 फीट का डिस्टेंस रखा है क्या, ये अगर मन में अगर हमने ठान लिया तो वो आप वही घर में भी रहें तो भी आपको उतना खतरा जितना महसूस हो रहा है वो उतना खतरा नहीं है। लेकिन मैं जैसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ सर के तरफ कि हमको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क परसेप्शन जब डर पैदा होता है ना, डर सही मानों में जितनी रिस्क है उससे कई गुना ज्यादा होता है। हमारे दिल के ऊपर काबू रखना पड़ता है, दिमाग के ऊपर काबू रखना पड़ता है, हर चीज का डर। मैं आपको और थोड़ा डराने के लिए बोलता हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स है कि एक आध इंसान लेफ्ट साइड से रास्ते से चल रहा है तो भी उसको पीछे से आके ट्रक ने उड़ाने का चांस, ट्रक या कोई गाड़ी ने, वो 2% होता है। तो क्या हम बार बार ऐसे पीछे मुड़ के जाते हैं क्या? नहीं, उसको हम समझ रहे हैं बराबर, लेकिन ये जो डर इनविजिबल है वो उसको इतना बड़ा कर रहे हैं, वो नहीं करना है। सिर्फ याद क्या रखना है, रैशनल डर रखो, समझबूझ के डर रखो, जो आपको सावधानियां बोले हैं वो सावधानियां पालो, वो डर आपके दिमाग पे हावी मत होने दो। लेकिन जो करना है वो 2 गज की दूरी, वो हाथ साफ रखना, मुंह को हाथ नहीं लगाना, नाक को हाथ नहीं लगाना और मास्क पहनना, ये 3 चीजें करना। ज्यादातर जहाँ ज्यादा लोग जमा होते हैं उस जगह जाने का टालना है। ये कौन सी बड़ी डिफिकल्ट डर और सावधानी का फर्क हम सबको समझना है। सर शायद ज्यादा अच्छा बताए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक पूरा राउंड इसी बात पर जरूर अभी करते हैं। डॉक्टर मेहता, ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो बात है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इलाज के तौर पर इसका? क्योंकि पूरी दुनिया में और सबको मालूम है कि कौन कौन जो खास लोग जो हैं इसका सेवन कर रहे हैं और चर्चा में फिर ये बात आती है और खास तौर से सोशल मीडिया इन मामलों में सबसे फिर आगे निकल जाता है और वो सबके लिए इस तरह की बातें आने लगती हैं। आपका अब तक का क्या अनुभव है कि क्या देखा है आपने? मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में बोलूं उसके पहले 2 लफ्ज में डॉक्टर हर्षवर्धन को मुबारकबाद देना चाहता हूं सारे डॉक्टर्स और सारे देश की तरफ से। हमें बड़ा गर्व है हिंदुस्तान में वो बने, वो WHO के चीफ। अच्छा, अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ICMR की गाइडलाइंस आई थी जब शुरू हुआ था ये कोविड का कि वो देना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन के साथ वो रिकमेंडेशन था। वो हम लोग अभी तक तो देते रहे हैं एज थेरेपी जी, ट्रीटमेंट। लेकिन वो लैंसेट में बड़ा भारी पेपर अभी आया है जी कि ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा 1 लाख मरीज के करीब मरीज उन्होंने देखे उसमें। हालांकि वो रेट्रोस्पेक्टिव था, मतलब पीछे जो केसेस हो चुके हैं वो पूरे दुनिया के देशों से उन्होंने निकाला था जी।
1 लाख के करीब 96,000 मरीजों में देखा था कि जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया था शायद उसमें उनमें ज़्यादा मौत हुई थी उनकी। जी। लेकिन ये डॉक्टर साहब भी जैसे बता रहे थे कि रेट्रोस्पेक्टिव जो स्टडी होता है उसका वेटेज डिफरेंट होता है, कम होता है। प्रोस्पेक्टिव रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो कहते हैं उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, तो वो नहीं हुए हैं, अभी चल रहे हैं। लेकिन ये जो बता रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो प्रोफिलैक्टिक कि जो एक्सपोजर हुआ, जैसे डॉक्टर्स को जो ट्रीट कर रहे हैं इन मरीजों को, और या हेल्थ केयर वर्कर्स या जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स में अब एक्सटेंड किया है ICMR गाइडलाइंस, उनके लिए जो हुआ है वो स्टडीज पॉजिटिव हैं। लेकिन मैं अभी ये कहूँगा कि इतने स्ट्रांग अभी स्टडीज हैं नहीं कि जो बिल्कुल कन्विंसिंगली साइंस में कह सके कि वो लेने से वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने डॉक्टर गंगा खिटकर ने बताया बिल्कुल ठीक है कि इसका मतलब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आपको जो PPE जो करना है, ग्लव्स पहनने हैं, सेफ डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है, वो सारा बिल्कुल ज़रूरी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो सकता है एडिशनल थोड़ा बेनिफिट मिले, लेकिन ये वो राम बूटी नहीं है, कवच नहीं है कि जो आपको बिल्कुल बचा देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिलहाल उमेश हैं इंदौर से टेलीफोन लाइन पर। उमेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी बताइए। उमेश जी सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। क्या आप लाइन पर हैं, हमें सुन रहे हैं? कई बार बड़ा समय लगता है आवाज पहुंचने में, इधर से उधर और उधर से इधर। काफी समय हो गया, फिलहाल लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं है। डॉक्टर चड्ढा जी, जो बात डॉक्टर गंगा खेड़कर ने भी रखी, डर, तो डर एक तो उनमें जिन्हें अभी कोई बीमारी नहीं है, जिन्हें संक्रमण नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि कोरोना काल में रह रहे हैं तो कभी ये बीमारी ना लग जाए। दूसरी तरफ आप कोरोना या कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, आप उनको भी देख रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर किस तरह का मानसिक दबाव रहता है। क्या अनुभव आपने, क्या देखा है, वो किस तरह के डर से जूझ रहे हैं? देखिए, कोई भी सीरियस बीमारी होती है, सीरियस बीमारी का मतलब है कि कोई बीमारी जिसमें डेथ्स होने का रिस्क होता है, तो ऐसे में रोगी में डर होना एक लॉजिकल बात है। पर यहाँ पर हमने ये देखना है साथ में, क्योंकि रोगी जो है कोई भी है वो एक नेगेटिव इवेंट को ज़्यादा देखता है कि और एक और खास बात है कि इसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं 70-80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। पता सिर्फ उसके बारे में चलता है जो सीरियस हुआ, जो अस्पताल में एडमिट हुआ। तो उस कारण से जो है ना, एक बार कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसके अंदर डर एकदम से बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो पर यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो सीरियसनेस है और जो फैटेलिटी है उसका रिस्क बहुत कम है, उसका रिस्क 1%, 2% उस रेंज में है। तो उस डर का जो है एक एजुकेट करना, रोगी को एजुकेट करना कि ये इसमें ज़्यादातर केसेस के अंदर रिकवरी हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। तो डर को कम करने के लिए वो तरीका जो है कि वो यूज़ किया जाता है, वो बताया जाता है कि काउंसलिंग करना, समझाना। तो ये चीज़ें जो हैं कि ये हेल्पफुल रहती हैं। और दूसरा है कि हर समय जो है कि अगर आप इसके बारे में सोचते रहेंगे तो वो डर को बढ़ाएगा। तो उसमें जो है कि जिस समय तो अपने समय का एक रेगुलर रूटीन रखना, समय पे खाना लेना, सोशलाइज करना, बाकी जो है कि क्योंकि इसमें रोगी को आइसोलेशन में रखा जा रहा है, तो आइसोलेशन में एक तरह से आप एक सोशली और आप एक रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। तो सोशल एक्टिविटीज को रिटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए है कि उसके पास जो है कनेक्टिविटी रहे, जैसे आजकल तो मोबाइल फोन से इजिली कनेक्ट किया जा सकता है। अब विजिट्स भी डॉक्टर्स के और नर्सेज के विजिट्स भी ऐसे केसेस के अंदर कम होते हैं क्योंकि आइसोलेट किया हुआ है। तो उसमें है कि व्हाट्सएप है, फोन है, तो उसके थ्रू वीडियो कॉलिंग जो है कि उस तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है। और साथ में है कि आप अपने को एंगेज रखें कि कुछ रीडिंग कर सकते हैं या कुछ और इस तरह से, डिपेंडिंग कि आपकी कंडीशन किस तरह की है। अगर एक आदमी बहुत ही सीरियस हो गया है उस सिचुएशन में तो डिफरेंट की जो ऑन से ऑक्सीजन या और सपोर्ट पर है, पर ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं कि जो इस टाइप के सपोर्ट पे हो। ज्यादातर केसेस के अंदर आपको एक ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है कि आपको प्रॉब्लम से ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका ठीक रहे, आपकी सीरियसनेस नहीं हो। तो वैसे केसेस के अंदर एक जो रेगुलर रूटीन रखना जी, अपने को सोशल कांटेक्ट, फैमिली के साथ, परिवार के साथ, एक डर ये भी रहता है कि मैं किसी और को बीमारी ना दे दूं। तो ये सब चीज़ों और एक बड़ी खास चीज़ है इसके अंदर कि
इट्स नॉट ए वेरी लॉन्ग इलनेस है, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू से सिम्टम जो है 8 दिन 10 दिन मतलब इतना पीरियड ही रहेंगे, उसमें रिकवरी हो जाएगी। तो ये जब वो शुरू में ही जाते हैं उनको मालूम है करीब कितने दिन वहां रहना पड़ता है उनको? 14 दिन 20 दिन कितने दिन? 10 से 12 दिन का जनरली टाइम है। जनरली एक बार आपको 3 दिन 4 दिन फीवर नहीं है तो उस केस में आप नए रिकमेंडेशन में तो उनमें डिस्चार्ज किया जा रहा है कि एक उसके अंदर। किस तरह के पेशेंट्स में आपने पाया कि जिनको ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा तनाव होता है? ज्यादा स्ट्रेस तनाव तो देखिए किसी में भी हो सकता है, ये तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की भी बात है कि कई लोग हैं कि जनरली वो एंग्शियस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो लोग ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। तो मेनली उसमें है कि आपको एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी साथ में बताना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में से जैसे एक सिंपल प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। प्राणायाम कहीं तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, सिंपल सांस की एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप 3-4 मिनट तक वो करें, दिन में 3-4 बार के करें, तो वो काफी स्ट्रेस को वो सभी को फायदा होगा, उसका सभी को फायदा होगा। जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं जिनको जरा सा भी तनाव लगे कि परेशान हो रहे हैं, अगर वो डीप ब्रीदिंग करें, गहरी गहरी सांस लें तो उससे फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी, जी। फिलहाल एक दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से, सुमित सिंह हैं टेलीफोन लाइन पर। सुमित जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सुमित जी, सवाल पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। सर 2-3 बातें पूछनी थी डॉक्टर रमन से। हाँ, सर पूछिए। पहली बात यह है कि हर्ड इम्यूनिटी का जो फंडा है। जी हाँ सर, बोलिए। सुमित जी, एक तो टेलीविजन सेट से यह है कि हर्ड इम्यूनिटी हो सकता है क्या मेरे ऊपर आके चला गया हो? और दूसरा सवाल और क्या जानना चाहते हैं, पूछ लीजिए जल्दी से। जी, एक साथ जवाब देंगे, बताइए। हाँ, बोल दे। ठीक है जी। और दूसरा सवाल सर ये है कि जो आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन का जो बांग्लादेश के डॉक्टर क्लियर कर रहे हैं, जी, इज दैट अ गुड ट्रीटमेंट फॉर इट? क्या इंडिया में इस पर रिसर्च चल रही है सर? अच्छा, जी, हर्ड इम्यूनिटी। मैं अगर भूल गया कुछ तो याद दिलवाना। जी जरूर मैंने लिख लिया। जी। नहीं, सबसे पहले आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, एक हर्ड इम्यूनिटी इस्तेमाल किया जो ग्रुप के लिए होती है। समाज में जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और जिसकी वजह से उनको फिर बीमारी होगी नहीं, इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जी। लेकिन आप वो पूछते वक्त दूसरा सवाल पूछे हैं कि मुझे क्या पता चलेगा मुझे बीमारी नहीं होगी, वो हिसाब हर्ड इम्यूनिटी में नहीं आएगा। आपको खुद को बीमारी हो चुकी क्या, इसके ऊपर निर्भर रहेगा। अब 2 चीजें समझना है। ये हर्ड इम्यूनिटी हम बार बार सुन रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी अक्सर जो भी सांस की ये सांसर्गिक बीमारियां जो आती है जी, उसमें हर्ड इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इसमें हर्ड इम्यूनिटी इतनी ही अच्छी रहेगी, ये बोल नहीं सकते। अब मैं सादी भाषा में बोलने की कोशिश करूंगा। समझो एक गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से 70 लोगों को बीमारी हो चुकी है। तो अब जब ये विषाणु आएगा तो उसको दूसरे के शरीर में घुसने के लिए 10 में से 7 बार ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर जा ही नहीं सकता, उनको बीमारी हो चुकी है। 3 बार उसको चांस मिलेगा कि ऐसे शरीर में जाऊं जिसमें वो बीमारी पहले हो नहीं गई है, इसलिए उसको बीमार करूं। इसको हर्ड इम्यूनिटी हम बोलते हैं। जितना ज्यादा लोगों को हो गई तो अब तो ये बीमारी फैलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है कि ऐसी बीमारी, आप सोच लीजिए कि ये बीमारी के बारे में हमको बराबर मालूमात नहीं है, ये सिर्फ 4 महीने की पुरानी बीमारी है। और इसमें सबसे बड़ा डर क्या है कि हम इसका जब डेथ रेट, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि 1.5% लोग इसमें गुजर जाते हैं। जी, मैं अगर ये बोलूं कि 135 करोड़ लोगों में 1.5% लोग गुजर जाएंगे, उसका मैं इंतजार करूं तो वो तो खत्म हो जाएगा। हमारे मरने वाली संख्या, तादाद जो रहेगी ना, वो किधर के किधर पहुंच जाएगी।
वो उन्हें करोड़ों में लोग मर गए। ये तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करना, हाँ, उससे अच्छा क्या होगा कि हमको खुद को प्रोटेक्ट करना। मैं वो 7 लोगों में जाने के बजाय मैं 3 में रहा भी, हाँ, तो भी मैं अगर वो सेफ डिस्टेंस और ये पाल के खुद की जो वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, मेरे शरीर में जाने का चांस मैंने कम करने की कोशिश करना है, ये विषाणु को थकाना है, हाँ, ये हमने मन में एक ठान लेना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक। अब रहा सवाल, इन्होंने पूछा कि आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन। जी। आइवरमेक्टिन की जो दवा है वो अपने यहाँ भी हमने देखा है कि अगर वो विषाणु बाहर अगर उसको हम लेबोरेटरी में रखें, उसके ऊपर आइवरमेक्टिन अगर डालें, तो ये आइवरमेक्टिन की वजह से ये विषाणु बच्चे पैदा नहीं कर सकता है।